वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल, और इसके साथ में हम डिस्कस करेंगे साल्ट ब्रिज क्या होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है या किया जाता है। ये सब कुछ हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब गैल्वेनिक सेल डिस्कस करने से पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब रहता है कोई भी ऐसा सेल या कोई भी ऐसा अरेंजमेंट या सिस्टम जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या उस डिवाइस को या उस अरेंजमेंट को या उस सिस्टम को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स मैंने आपको बताया था उस टाइम पे कि दो टाइप की रहती है। आज भी बताता हूं मैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो रहती है वो दो टाइप की रहती है। एक रहता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा रहता है गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है वो सेल जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल क्या होता है? इट इज द सेल या रेडॉक्स सेल बोलूंगा मैं, विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कैसे करते हैं? ये हम करते हैं एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन के जरिए से। इसमें एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन यूज की जाती है, लेकिन इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें गैल्वेनिक सेल को समझना है या वोल्टाइक सेल को समझना है तो हम यहाँ पे एक सेल डिस्कस करेंगे जिसे हम कहते हैं डेनियल सेल। डेनियल सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। हम ये देखेंगे कि इसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या इसमें हम एक रेडॉक्स रिएक्शन से कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। क्लियर? तो डेनियल सेल यहाँ पे मैंने बना के रखी है, जिसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, डेनियल सेल में दो कंपार्टमेंट्स रहते हैं, या मैं बोलूंगा दो हाफ सेल्स रहती है। एक ये चेंबर है, इसमें एक इलेक्ट्रोड है, और एक ये चेंबर, इसमें एक इलेक्ट्रोड है। ये एक हाफ सेल है, ये दूसरा हाफ सेल, तो पूरा मिला के बनता है एक डेनियल सेल। अब इस सेल में देखो, इसमें लेफ्ट वाले कंपार्टमेंट में या लेफ्ट वाले चेंबर में हम लेते हैं जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, यानी जिंक सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, और इसमें हम डिप करते हैं एक जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड। ये याद रखना, ये जिंक मेटल है और ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, यानी इसमें Zn2 पॉजिटिव आयॉन्स प्लस SO4 2 नेगेटिव आयॉन्स होंगे। ठीक है? और इस तरफ जो चेंबर है, ये वाला चेंबर, ये वाला हाफ सेल, इसमें लेते हैं हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मींस ये इसमें Cu2 पॉजिटिव आयॉन्स होंगे और SO4 2 नेगेटिव आयॉन्स होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है और आयॉन्स में डिसोसिएट होता है, तभी जाके ये सॉल्यूशन बना सकता है। जिंक मेटल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, यानी वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा जब तक ये मेटेलिक फॉर्म में। इस तरह से कॉपर भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा जब तक कॉपर मेटेलिक फॉर्म में। लेकिन अगर कॉपर 2 में कन्वर्ट हो गया या जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया तो ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। ये बात याद रखना, ठीक है? शाबाश। अब सिंपली इसमें हम लेते हैं जिंक और यहाँ पे लेते हैं जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, यहाँ पे लेते हैं कॉपर और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्लियर? शाबाश। इस वाले कंपार्टमेंट को हम कहते हैं एनोडिक कंपार्टमेंट, और ये वाला जो कंपार्टमेंट है ये कहलाता है कैथोडिक कंपार्टमेंट। बात समझ में आ रही है? शाबाश। अब यहां पे देखो, पहले हम यहां पे देखते हैं जिंक में क्या होता है। जिंक और कॉपर को अगर हम मिला देंगे तो कॉपर के कंपैरिजन में जिंक का सॉल्यूशन पोटेंशियल ज्यादा रहता है। याद रखना, जिंक का सॉल्यूशन पोटेंशियल ज्यादा रहता है और ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम रहता है। इसका मतलब जिंक में टेंडेंसी रहती है टू फॉर्म आयॉन्स एंड गेट डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, जबकि कॉपर जो रहता है, कॉपर में कॉपर आयॉन्स की टेंडेंसी रहती है टू गेट डिपॉजिटेड
एंड लूज चार्ज या गेट डिस्चार्ज्ड। या मैं बोलूंगा कॉपर में ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज्यादा है और सोल्यूशन प्रेशर या सोल्यूशन पोटेंशियल कम है। अब सोल्यूशन प्रेशर का मतलब क्या रहता है? सोल्यूशन प्रेशर का मतलब रहता है टेंडेंसी ऑफ ए मेटल टू गेट डिसॉल्व्ड, और ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या रहता है? टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन्स टू गेट डिस्चार्ज्ड एंड डिपॉजिटेड। ठीक है, शाबाश। अब देखो होगा क्या। जिंक की टेंडेंसी है टू गेट कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 पॉजिटिव आयन्स। तो क्या होता है, यहां पे देखो, यहां पे Zn है, ये जिंक है, मान लो ये जिंक मेटल है। ये जिंक मेटल चाहता है कि सोल्यूशन में जाए, लेकिन सोल्यूशन में ये तभी डिसॉल्व होगा जब इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। और कौन सा चार्ज आता है मेटल के ऊपर? पॉजिटिव चार्ज। तो ये 2 पॉजिटिव बन जाता है, यानी जिंक से Zn 2 पॉजिटिव। और ये 2 पॉजिटिव बनाने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये इलेक्ट्रोड के ऊपर छोड़ देता है। ठीक है, यहां पे छोड़ देता है। अब इसी दौरान यहां पे कॉपर 2 पॉजिटिव की टेंडेंसी रहती है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट डिपॉजिटेड, यानी इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज्यादा है या ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। अब अगर कॉपर 2 पॉजिटिव इधर गया, इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया, तो इसका मतलब ये यहां से इलेक्ट्रॉन इससे छीनेगा। यहां पे इलेक्ट्रोड देखो, लेफ्ट वाला इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, जबकि राइट वाला इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। ठीक है, बात मेरी समझ लेना। या मैं सिंपली बोलूंगा, यहां पे जिंक इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है और इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। यहां पे कॉपर 2 पॉजिटिव आयन कॉपर इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, और यहां पे ऐड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतना याद रख लेना, शाबाश। अब इन नटशेल में कह सकता हूं कि इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस इलेक्ट्रोड पे आएगा 2 पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अब अगर हम इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को यहां बाहर वायर से जोड़ देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव होंगे, यानी इस वायर के थ्रू पास होंगे। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स यहां पे पास होंगे तो इसका मतलब इसके थ्रू करंट पास हो जाएगा, और करंट इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में पास होंगे, करंट इस डायरेक्शन में वापस आएगा। अब इस इलेक्ट्रोड पे देखो, इस इलेक्ट्रोड पे जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, तो मैं बोलूंगा यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ। जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है उसे हम कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं? एनोड। तो मैं ये बोलूंगा कि ये एनोड है। फिर एनोड पे क्या हुई? ऑक्सीडेशन। और इस इलेक्ट्रोड का चार्ज क्या था? नेगेटिव चार्ज। शाबाश। यहां पे कॉपर ने इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स लिए, जो बाद में इस इलेक्ट्रोड ने कहां से लिए इलेक्ट्रॉन्स? यहां से लाए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहां पे कॉपर के पास या कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए, सो वी कैन से इट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसे हम कहते हैं रिडक्शन, और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है उसे हम कहते हैं कैथोड। क्या कहते हैं? कैथोड। ठीक है, तो मैं फिर ये बोल सकता हूं कि इस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हुआ, इसको मैं बोल सकता हूं कि यहां पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इस हाफ सेल में रिडक्शन हुआ तो मैं बोलूंगा इसको रिडक्शन हाफ सेल। क्लियर? बात मेरी समझ लेना। ये पूरा यहां से हो रहा, अभी बाहर से हमने डिस्कस किया, यहां से इलेक्ट्रॉन्स पास हुए, इधर आए, तो इसने इलेक्ट्रॉन, यहां पे कॉपर ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। बात समझ में आ रही? तो इससे करंट पास हो गया। लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि यहां पे जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, और यहां पे कॉपर को इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, ऐड हुए इलेक्ट्रॉन्स, तो ये रिडक्शन हाफ सेल है। और ये इलेक्ट्रॉन्स आए कहां से? ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से आए। ठीक है, और कहां से आए? बाहर से आए, इस सर्किट से। ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट से। अब जब इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे तो करंट चलेगा, जब करंट चलेगा तो यहां पे बल्ब भी जल सकता है ना। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पे दिखाया बल्ब, यानी ये यूज कर सकते हैं हम ये इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो होगा क्या। अब यहां पे इस इलेक्ट्रोड को गौर से देखो, इस इलेक्ट्रोड से जब जिंक, सपोज एक जिंक इधर आया, एक Zn2 पॉजिटिव एक्स्ट्रा हो गया है ना। पहले जितने यहां पे जिंक थे उतने सल्फेट भी थे, लेकिन अब यहां पे जिंक बन रहा है, Zn2 पॉजिटिव बन रहा है, Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव।
सपोज यहां पे 4 5 Zn2 पॉजिटिव एक्स्ट्रा आ गए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां पे इस इलेक्ट्रोलाइट में यानी इलेक्ट्रोड के आसपास यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। अब अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर मूव नहीं होने देगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप होगा, ठीक। इसी तरह से यहां पे कॉपर में देखो, सपोज यहां पे पहले 10 कॉपर सल्फेट थे, जितने कॉपर पॉजिटिव थे उतने सल्फेट नेगेटिव थे, 10 Cu पॉजिटिव 10 सल्फेट नेगेटिव यानी सल्फेट आयंस। लेकिन मान लीजिए यहां पे 5 कॉपर 2 पॉजिटिव यहां पे डिपॉजिट हो गए, तो इसका मतलब यहां पे सल्फेट 10 रह जाएंगे और एक कॉपर 2 पॉजिटिव सिर्फ 5 ही रह जाएंगे। तो मैं बोलूंगा नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहेगा। अब अगर नेगेटिव चार्ज यहां पे ज्यादा रहा तो यहां पे बाहर इलेक्ट्रोड के बाहर ये यहां पे नेगेटिव चार्ज को आने नहीं देगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होगा, ठीक है। और यहां पे भी पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, कुछ देर के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन्स इधर जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद में जब यहां पे नेगेटिव चार्ज की कमी पड़ेगी और यहां पे पॉजिटिव चार्ज की कमी पड़ेगी, उसके बाद में यहां से नेगेटिव यहां नहीं आ सकता और सेल जो है फंक्शन करना बंद कर देगा, ठीक। अब ये जो फंक्शन करना बंद कर देगा, अगर हमें इसे कंटिन्यू रखना है तो इसके लिए हमें यहां पे एक ब्रिज लगाना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या है, ये एक यू शेप्ड ट्यूब है। इस ट्यूब में हम अगर के साथ में अगर पाउडर के साथ में एक जेल बनाते हैं, अगर पाउडर का एक जेल बनाते हैं, उस जेल में हम एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लगाते हैं, फॉर एग्जांपल KNO3 KCl वगैरह, वो इलेक्ट्रोलाइट इसमें मिला देते हैं, ठीक। और इलेक्ट्रोलाइट से क्या होता है, इससे इन दो सॉल्यूशंस के बीच में हम कांटेक्ट बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक कांटेक्ट मतलब क्या होता है, सपोज मैंने अगर लिया, उसके साथ में मैंने KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट मिला दिया और उसका जेल बनाया, इस ट्यूब में भर दिया, उसको सॉलिडिफाई किया, उसके बाद में यहाँ पे कॉटन प्लग लगाए ताकि ये जेल इसमें ना गिरे। फिर मैं जब इन दो सॉल्यूशंस को इसके थ्रू मिलाऊंगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे चार्ज यहाँ से यहाँ पास हो सकता है या यहाँ से यहाँ पास हो सकता है, तो इससे यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ से सर्किट इधर 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 इधर, फिर यहाँ से इधर फिर इधर, तो सर्किट कंप्लीट, ठीक, यानी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव चार्जेस इसके थ्रू यहाँ जाएंगी और यहाँ से एक्स्ट्रा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्जेस जमा थी वो हम यहाँ से यहाँ ला सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज यानी सल्फेट आयन यहाँ पे जमा थे उनको हम यहाँ से यहाँ ला सकते हैं। या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हम चार्ज बैलेंस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ला सकते हैं। जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होंगे, तो उससे क्या है, उससे सेल फिर से फंक्शन करने लगेगा, ठीक। अब ये जो पूरी कहानी जो है ये हमने फिलहाल रफ में इधर समझ ली। अब इस चीज को हम आगे समझेंगे। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे एनायन ज्यादा है क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस 5-6 फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस 10 हैं, तो इसका मतलब यहाँ से हमें नेगेटिव चार्जेस इधर लानी है और यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस इधर ले जानी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ से एनायन इधर मूव होंगे और यहाँ से कैटायन इधर मूव होंगे। तो वो मैंने यहाँ पे दिखाया, एनायन राइट से लेफ्ट और कैटायन लेफ्ट से राइट। यहां तक तो क्लियर है, शाबाश। अब इस सेल को फिर से एक बार थोड़ा सा दोहराते समझते हैं। देखो एनोड पे क्या हुआ, ये हमने देखा कि उस सेल का स्ट्रक्चर क्या। अब पहले हम देखते हैं इसकी केमिस्ट्री। एनोड पे क्या हुआ, एनोड पे जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए और Zn2 पॉजिटिव बनाया, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू पास हुए, चले गए कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ, और कॉपर इलेक्ट्रोड पे उन्होंने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं
ये दो इलेक्ट्रॉन्स कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो सोल्यूशन में थे, उन कॉपर 2 पॉजिटिव आयन के साथ में ऐड हुए और उसको रिड्यूस किया। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ, और ये कॉपर में कन्वर्ट हो गया। कॉपर ने चार्ज लूज किया तो इसका मतलब ये डिपॉजिट होगा, और यहाँ पे जिंक डिजॉल्व होगा। ठीक है, जिंक डिजॉल्व होगा और कॉपर डिपॉजिट होगा। तो नटशेल में ये कह सकते हैं कि जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो धीरे धीरे थिन हो जाएगा और कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है वो धीरे धीरे थिक हो जाएगा, क्योंकि उस पर डिपोजिशन हो रही है और ये डिजॉल्व हो रहा है। यहां तक क्लियर? शाबाश। उसके बाद में हमने देखा कि जिंक जब डिजॉल्व होगा तो जिंक 2 पॉजिटिव आयन्स इंक्रीज होंगे। एनोड में जिंक 2 पॉजिटिव आयन्स की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी एनोडिक सोल्यूशन में, जबकि कैथोडिक सोल्यूशन जो है, कैथोडिक कंपार्टमेंट जो है, वहां पे सल्फेट आयन्स बढ़ जाएंगी। या मैं बोलूंगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस या कैटायन्स बढ़ेंगे एनोडिक कंपार्टमेंट में, जबकि कैथोडिक कंपार्टमेंट में सल्फेट आयन्स या एनायन्स या नेगेटिव चार्जेस बढ़ जाएंगे। क्लियर? या मैं सिंपली बोलूंगा एनोडिक सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाएंगे और कैथोडिक सोल्यूशन में नेगेटिव चार्जेस बढ़ जाएंगे। क्लियर? उससे सेल स्टॉप हो जाएगा। अब इस सेल को कंटिन्यू करने के लिए हम लगाते हैं साल्ट ब्रिज। अब साल्ट ब्रिज मैंने आपको बताया कि ये एक तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी करता है, यानी साल्ट ब्रिज का काम क्या है? नेगेटिव आयन्स को यहां से यहां लाना, कैथोडिक कंपार्टमेंट से एनोडिक कंपार्टमेंट, और पॉजिटिव आयन्स को एनोडिक कंपार्टमेंट से कैथोडिक कंपार्टमेंट की तरफ ले जाना। ठीक। अब अगर आपसे कोई पूछे कि साल्ट ब्रिज एक्चुअली है क्या, तो साल्ट ब्रिज क्या है? साल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है, ऐसा ट्यूब जो हमने 2 इलेक्ट्रोड सोल्यूशन में लगा दिया, यानी एनोडिक कंपार्टमेंट और कैथोडिक कंपार्टमेंट को जोड़ने के लिए जो लगा दिया। ठीक है, इस यू ट्यूब सोल्यूशन में हम भरते हैं एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, और वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट अगर के साथ में मिक्स करते हैं और अगर का जेल बनाते हैं, जो बाद में उस ट्यूब में भर के उसको सॉलिडिफाई करते हैं। ठीक है, ताकि उससे गिरे ना। ठीक। अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब रहता है वो इलेक्ट्रोलाइट जिसके आयन्स ना तो इलेक्ट्रोलाइट के साथ में रिएक्ट करें, यानी ना जिंक सल्फेट के साथ में और ना ही कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्ट करें, ना ही वो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज में इन्वॉल्व हो, यानी इनमें कोई भी कॉमन आयन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम नाइट्रेट है, KCl है या KNO3, ये चीजें हम इस यू ट्यूब में, यू शेप्ड ट्यूब में भर सकते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? यू शेप्ड ट्यूब या ये जो साल्ट ब्रिज है, ये हम क्यों लगाते हैं? तो एक तो ये सॉल्यूशंस को कनेक्ट करता है अंदर से और सर्किट कंप्लीट करता है, ये हमने देखा, वरना सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, यानी साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाए। दूसरा, ये 2 सॉल्यूशंस को मिक्स होने से बचा देता है, यानी यहां पे कॉपर आयन्स या सल्फेट आयन्स एनोडिक कंपार्टमेंट से कैथोडिक कंपार्टमेंट में मिक्स नहीं होते, ना तो कॉपर ही इधर आता ना ही जिंक इधर आता, क्योंकि ये दोनों आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं, यानी यहाँ पे डिफ्यूजन या मिक्सिंग नहीं होती। क्लियर? अगर मिक्सिंग हो गई तब एक सेल काम नहीं करेगा, क्योंकि सेल तभी काम करता है जब हम रेडॉक्स रिएक्शन इनडायरेक्टली कराते हैं, डायरेक्टली नहीं, ये बात याद रख लेना। तीसरा जो पॉइंट है वो सॉल्यूशंस को, ये जो सॉल्यूशंस है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस, उनको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है, क्योंकि जब कॉपर वाले साइड में, या मैं बोलूंगा कैथोडिक कंपार्टमेंट में सल्फेट आयन ज्यादा होते हैं और एनोडिक कंपार्टमेंट में जिंक आयन ज्यादा होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हुआ। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ ये हम इसका साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। साल्ट ब्रिज क्या करता है? वो अपोजिटली चार्जड आयन्स प्रोवाइड करता है। सपोज यहाँ पे नेगेटिव थे तो नेगेटिव वाले को पॉजिटिव आयन्स देगा और पॉजिटिव वाले को नेगेटिव आयन्स देगा। क्लियर? तो इससे ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लाता है दोनों सॉल्यूशंस में। तीसरा, ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, वो बनने से बचाता है। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या रहता है? इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 सॉल्यूशंस व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये एनोडिक कंपार्टमेंट में इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और यहाँ पे
ये है कैथोडिक कंपार्टमेंट, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। अगर ये दोनों कांटेक्ट में आ गई तो यहाँ पे यहीं पे सेल के अंदर ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगी। उससे क्या होगा, उससे सेल फंक्शन नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें रेडॉक्स रिएक्शन करानी है लेकिन इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। क्लियर? तो ये था साल्ट ब्रिज के बारे में। अब हम लास्ट पॉइंट जो लेते हैं यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर हमें रिप्रेजेंट करनी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास में दो इलेक्ट्रोड से, एक इलेक्ट्रोड ए और दूसरा इलेक्ट्रोड बी, या एक मेटल ए दूसरा है बी। मान लीजिए यहां ए से बी की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है इनडायरेक्टली, ये हमने डायरेक्ट दिखाया रिएक्शन, लेकिन इनडायरेक्टली मान लो तो ए का ऑक्सीडेशन होगा, बी का रिडक्शन होगा, यानी ये कहलाएगा एनोड, ये बनाएगा कैथोड। अब अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पहले इलेक्ट्रोड यानी मेटल, उसके भी बाद में लाइन डालेंगे। जो लाइन है ना, इट मीन्स इंटरफेस, इंटरफेस बिटवीन मेटल एंड सोल्यूशन, यानी ये अलग फेज में है, ये अलग फेज में, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है। क्लियर? जैसे जिंक और जिंक सल्फेट सोल्यूशन। उसके बाद में उसका कंसंट्रेशन दिखाएंगे ब्रैकेट में कितना है, सपोज 1 मोलर या 0.1 मोलर। उसके बाद में दो लाइन्स डालते हैं, दो लाइन्स रिप्रेजेंट करती है साल्ट ब्रिज को, साल्ट ब्रिज, ठीक है, साल्ट ब्रिज होता है ना बीच में। उसके बाद में कैथोडिक कंपार्टमेंट। अब कैथोडिक कंपार्टमेंट में रहते हैं दूसरे मेटल के आयन, सपोज कॉपर मेटल के आयन्स हैं, ठीक है, और उनकी कंसंट्रेशन जो भी होगी हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे। आप इस साइड में लिख लेना, राइट साइड में बेटर है, तो यहाँ पे लिख लेना, या यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो सपोज 1 मोलर कंसंट्रेशन है, उसके बाद में फिर एक लाइन डाल देंगे, इसका मतलब सोल्यूशन खत्म, अब मेटल शुरू हो गया, यानी मेटल इलेक्ट्रोड। अगर हमें डेनियल सेल दिखानी है फॉर एग्जांपल, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, जिंक मेटल यानी इलेक्ट्रोड, उसके बाद में लाइन, लाइन मीन्स इंटरफेस, यानी ये मेटल है, उसके बाद में कोई दूसरा सोल्यूशन, दूसरा फेज चालू हो गया, यानी लिक्विड फेज सोल्यूशन। तो जिंक आयन्स, सपोज इनकी कंसंट्रेशन 1 मोलर। उसके बाद में लिखेंगे साल्ट ब्रिज, यानी 2 लाइन्स। उसके बाद में फिर 1 मोलर कॉपर 2 आयन्स। उसके बाद में फिर सिंगल लाइन मीन्स इंटरफेस, उसके बाद में कॉपर मेटल। या इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, Zn सिंगल लाइन, Zn2 पॉजिटिव, 1 मोलर कंसंट्रेशन, 2 लाइन यानी साल्ट ब्रिज, फिर कॉपर 2 आयन्स, फिर 1 मोलर कंसंट्रेशन, फिर यहाँ पे सिंगल लाइन, यानी इसके बाद में कॉपर मेटल इलेक्ट्रोड। या लास्ट वाला जो है फाइनल में मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ। मैंने जिंक मेटल लिखा, यानी ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड जब इसके पास में कोई चार्ज ना हो तो इलेक्ट्रोड। इसके बाद में मैंने लिखा है साल्ट, इट मीन जिंक सल्फेट एक्वस सोल्यूशन। उसके बाद में उसकी कंसंट्रेशन सपोज 1 मोलर, फिर यहाँ पे 2 लाइन्स डाल दिए। उसके बाद में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एक्वस, उसके बाद में उसका कंसंट्रेशन, उसके बाद में सिंगल लाइन, उसके बाद में और एक इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड। तो ये था गैल्वेनिक सेल के बारे में। आई होप ये आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तब भी कमेंट करना, समझ में आया तब भी कमेंट करना, और लाइक जरूर करना, शेयर भी जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।